बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म के से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स भी इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन है साइटोप्लाज्म। The living content of eukaryotic cells are divided into nucleus and the cytoplasm. अब यूकैरियोटिक सेल का जो लिविंग कंटेंट है वो डिवाइड किया गया है किस किस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर और उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर। अब इन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे कलेक्टिवली? प्रोटोप्लाज्म। यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म ये कलेक्टिवली फॉर्म होके क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म क्या है कि लिविंग कंटेंट है किन के अंदर? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। ठीक है, अब हमने ये बात की है लिविंग कंटेंट यूकैरियोटिक सेल है उसको डिवाइड किया न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। अब हमने न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को कलेक्टिवली फॉर्म क्या कहा है? प्रोटोप्लाज्म। Cytoplasm consists of an aqueous ground substance containing variety of cell organelles. अब जो साइटोप्लाज्म है ये कंसिस्ट होता है एक्वस ग्राउंड सब्सटेंसेस पर, और उसके साथ साथ ये कंटेन होता है वैरायटी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और उसके साथ साथ एंड अदर इंक्लूजन्स, और दूसरी शमूलियात भी हो सकती हैं सच एज इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट। यानी इसके अंदर इनसॉल्युबल वेस्ट भी हो सकता है और स्टोरेज प्रोडक्ट भी हो सकता है। हमने ये बात की है कि साइटोप्लाज्म एक्वस ग्राउंड पर मुश्तमिल होता है। अब ये एक्वस ग्राउंड पर मुश्तमिल होने के साथ साथ ये सब्सटेंस मजीद मुश्तमिल होगा किसके ऊपर? सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर, और उसके साथ साथ दूसरी इंक्लूजन्स है वो क्या है? इनसॉल्युबल वेस्ट है और स्टोरेज प्रोडक्ट है। द सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। अब साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल जो पार्ट है उसको क्या कहेंगे? साइटोसोल कहेंगे। लेकिन याद रखें ये जो साइटोसोल्स है इसमें क्या होगा? इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म का ग्राउंड सब्सटेंस कौन फॉर्म कर रहा है? साइटोसोल, यानी सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। केमिकली इट इज अबाउट 90% वाटर। अब इसके अंदर कितना वाटर होगा? 90% वाटर होगा। इट फॉर्म ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। ठीक है, ये फॉर्म होता है सॉल्यूशन कंटेनिंग पर। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या है? सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल ऑफ लाइफ। अब यही जो हमने बात की कि ये फॉर्म करता है कि सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या है? कि ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। अब हमने ये जो बात की है प्रोटोप्लाज्म साइटोसोल, ये क्या है? ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म को हमने ये बात की है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को कलेक्टिवली हमने क्या कहा है? प्रोटोप्लाज्म। ये लिविंग कंटेंट है। फिर उसके साथ साथ हमने क्या? सॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, उसे क्या कहेंगे? साइटोसोल। ये दिखाया गया है साइटोसोल। ठीक है, अब इसमें 90% वाटर होता है और ऑल द फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ भी इसी से पॉसिबल होते हैं। ठीक है, साइटोसोल और प्रोटोप्लाज्म हमने देख लिया। इन द साइटोसोल स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयंस may form the true solution। अब इस साइटोसोल के अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयन क्या बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन यानी स्मॉल मॉलिक्यूल और आयन से मिलकर बनता है। एंड सम लार्ज मॉलिक्यूल फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ लार्ज मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशंस। कोलाइडल सॉल्यूशन में बी सोल, यानी नॉन विस्कस और जेल विस्कस। अब कोलाइडल सॉल्यूशन में भी हो सकता है क्या? सोल और जेल। लेकिन याद रखें सोल नॉन विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस होगा, जेल क्या होगा? विस्कस ग्राउंड सब्सटेंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये जो सोल है किधर होता है और जेल किधर होता है इस साइटोप्लाज्म के अंदर, देखें पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल्स आर ऑफन लाइक ए जेल। ठीक है, ये इसके किनारों के इर्द गिर्द जो होगा ये किस तरह का होगा? ओपन लाइक ए जेल, यानी विस्कस एरिया होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इधर इसके अंदर वाला जो होगा वो क्या होगा? सोल होगा, यानी नॉन विस्कस। ठीक है, नॉन विस्कस इधर वाला पोर्शन होगा, और इसके साथ साथ पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सेल्स यानी इसके किनारों के इर्द गिर्द क्या होगा? ठीक है, जेल होगा, विस्कस सब्सटेंसेस होंगे। The most important function of the cytoplasm is to act as storehouse of vital chemical। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि साइटोप्लाज्म का? इसने एक्ट करना है। एक्ट किसको करना है? कि एक्ट करना है एज ए स्टोर हाउस। उस स्टोर हाउस में इसने वाइटल केमिकल को क्या करना है? स्टोर करना है। ठीक है, अब इसने वाइटल केमिकल को स्टोर करने का काम किसका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है साइटोप्लाज्म का।
It is also a site for certain metabolic process such as glycolysis. अब ये साइट प्रोवाइड करता है, यानी जगह प्रोवाइड करता है किसके लिए? मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस को हमने क्या वो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या हो सकता है? ग्लाइकोलाइसिस, यानी जिसके अंदर ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। ग्लाइकोमीन होता है ग्लूकोज, लाइसिमीन होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। अब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन, ठीक है, इसने साइट प्रोवाइड की मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए। वो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। In living cells, the cytoplasm contains several cell organelles. अब living cells के अंदर cytoplasm contain होता है किसके ऊपर? Several organelles के ऊपर, ठीक है। अब वो organelles such as endoplasmic reticulum, mitochondria, Golgi complex, nucleus, plastid, ribosomes, lysosomes and centrioles, ठीक है। अब हमने ये बात की कि लिविंग सेल के अंदर साइटोप्लाज्म कंटेन होता है सीवरल सेल ऑर्गेनेलीज, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म मुश्तमिल होगा सीवरल सेल ऑर्गेनेलीज, ये तमाम सेल ऑर्गेनेलीज है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो भी हम देखेंगे, उसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया वो भी देखेंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड सेंट्रियोल। ये हमारा चैप्टर इसी सीक्वेंस के साथ नेक्स्ट प्रोसीड होता रहेगा। द फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलीज, अब इसके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेलीज जो होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया मूव इन द साइटोप्लाज्म ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से जो माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट होगी उसे क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। अब ये फ्री फ्लोटिंग सेल ऑर्गेनेली क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। ये मूव करती है किसके साथ? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया मूव अबाउट इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, यानी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से क्या है माइटोकॉन्ड्रिया की मूवमेंट भी होती है, उसको क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। दिस इज एन एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है? एक एक्टिव मैस मूवमेंट है किसकी? साइटोप्लाज्म की। डियर स्टूडेंट, इधर तक हमने देखा है कि साइटोप्लाज्म का हमने स्ट्रक्चर भी देखा, फंक्शन भी देखे, और उसके साथ साथ उनके अंदर कौन सी ऑर्गेनेलीज पाई जाती है। नेक्स्ट वन है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें, अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ए नेटवर्क ऑफ चैनल इज सीन एक्सटेंडिंग थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया कि एक नेटवर्क ऑफ चैनल, ठीक है, वो एक्सटेंड हो रहा है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ चैनल क्या है? एक्सटेंड हो रहा है। उसको देखा गया किसके जरिए? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए। अब वो जो चैनल एक्सटेंड होगा वो किधर के इधर से होगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर, ठीक है, यानी न्यूक्लियस से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। अब ये जो नेटवर्क ऑफ चैनल यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो फैला हुआ होगा उसको क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें, these channels are often continuous। अब ये जो चैनल एक्सटेंड हो रहा है साइटोप्लाज्म के लिए ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। देखें, these channels are often continuous, ये जारी है किसके साथ? विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। एंड आल्सो अपेयर टू बी इन कंटेक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये कंटेक्ट किसके साथ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये देखें एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ चैनल है। ये चैनल एक्सटेंड होते हुए ये किधर तक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक है, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टोटल जो नेटवर्क ऑफ चैनल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए जो देखा गया इसको हम क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंटायर सिस्टम ऑफ चैनल है इसको क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस मेम्ब्रेन वेरी वाइडली इन अपीयरेंस फ्रॉम सेल टू सेल। अब इसकी जो मेम्ब्रेन होगी वो वेरी वाइडली होगी, ठीक है, किस में? अपीयरेंस में, लेकिन वो किसके साथ साथ होगी? फ्रॉम सेल टू सेल। इसकी जो मेम्ब्रेन होगी सेल टू सेल क्या है कि वो वेरी वाइडली होगी, ठीक है। द मटेरियल प्रेजेंट इन दिस चैनल इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय द स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। अब जो मटेरियल प्रेजेंट होगा इस चैनल के अंदर वो सेपरेट होगा फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। किस मटेरियल के साथ? साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के, ठीक है, फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से बाय द स्फेरिकल एंड ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। लेकिन वो किसके जरिए होगा? स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन। इसको क्या कहेंगे? सिस्टर्नी, ठीक है। यही स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन ये दिखाई गई है, ये सिस्टर्नी है बेटा, ये सिस्टर्नी, ठीक है। अब ये देखें इस तरह जो है ये सिस्टर्नी बन रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये सिस्टर्नी बन रही है स्फेरिकल
और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, इस स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे कि एंडोप्लाज्म, इस स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को हम क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। ठीक है, अब याद रखना है सिस्टर्नी की, यानी स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन को क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। लेकिन याद रखें कंप्लीट डेफिनेशन, इसके अंदर जो मटेरियल होगा चैनल के अंदर वो सेपरेट होगा साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के साथ। ठीक है, अब वो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल के जरिए होगा, वो क्या है, स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, इसी को क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये जो स्फेरिकल ट्यूबुलर मेम्ब्रेन है, ये जो तहें बन रही हैं, इसको क्या कहेंगे, सिस्टर्नी। देयर आर टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हैं। वो टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखें, अब ये हमने बात की टू मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, SER और RER। देखें, ए रफ फॉर्म विद अटैच्ड राइबोसोम एंड स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम। हमने कहा कि रफ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ए रफ फॉर्म विद अटैच राइबोसोम, यानी RER के साथ राइबोसोम्स होंगे, एंड स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम, SER के साथ राइबोसोम्स नहीं होंगे। देखें, द रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब अगर हमने बात की कि रफ के साथ क्या है, ये है कि रफ यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर क्या है, राइबोसोम्स है। अब ये राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, याद रखना है RER के ऊपर राइबोसोम्स होंगे। अब इस राइबोसोम्स ने क्या काम करना है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना है। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन आर एदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म। जब प्रोटीन क्या है सिंथेसिस हो जाएगी RER के जरिए, तो वो किस में स्टोर हो जाएगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इन द साइटम आर एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल, या इन चैनल के जरिए क्या है, एक्सपोर्ट कर दी जाएगी, एक्सपोर्टेड आउट कर दी जाएगी। ठीक है, सेल से। अब हमने बात की है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या है कि राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के साथ साथ साइटोप्लाज्म में स्टोर कर लेंगे, या उनको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, थ्रू दिस चैनल। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विदाउट ऑफ राइबोसोम्स होगा, ये पड़ा हुआ पोर्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखें, द स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ। अब ये क्या है कि विदाउट ऑफ राइबोसोम्स है, ठीक है, इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं, लेकिन इसने हेल्प करनी है किस में, मेटाबॉलिज्म ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पार्टिकुलरली लिपिड्स। अब इसने क्या करना है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करनी है। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन मखसूस तौर पर इसने मेटाबॉलिज्म किसका करना है, लिपिड्स का। दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल ड्रग्स। अब इसके यही दो मेन फंक्शन है कि इसने डिटॉक्सिफाई करना है हार्मफुल ड्रग्स को, और उसके साथ साथ इसने मेटाबॉलिज्म करना है किसका, लिपिड्स का। दूसरे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, लेकिन पार्टिकुलरली जो मेटाबॉलिज्म करेगा SER, वो लिपिड्स का करेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या है, डिटॉक्सिफाई भी करेगा दूसरे हार्मफुल ड्रग्स वगैरह को। ये किसका काम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ये पोर्शन पड़ा स्मूथ का, ये पड़ा हुआ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। देखें, इन सम सेल्स SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस। लेकिन अब अगर हम बात करें कि सम सेल्स के अंदर ये SER किसका ये क्या काम करता है, इसकी जिम्मेदारी होती है कि ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, यानी इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। वो इन इम्पल्सेस कौन कौन सी हो सकती है, मसल सेल्स की हो सकती है या नर्व सेल्स की हो सकती है। इसका थर्ड वन जो फंक्शन है कि इसने है रिस्पॉन्सिबल होता है किसका, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस का। वो ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस क्या हो सकती है, मसल सेल्स की हो सकती है या नर्व सेल्स की हो सकती है। इन एडिशन smooth endoplasmic reticulum also plays an important role in transport of material from one part of the cells to the other part. अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेजर और भी रोल परफॉर्म करता है, ठीक है इसका, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि इसने ट्रांसपोर्ट करना है मटेरियल को, किससे, एक पार्ट ऑफ द सेल से दूसरे पार्ट्स में। ठीक है, इसने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल्स टू द अदर पार्ट, किसने, SER ने।
Endoplasmic reticulum also provides mechanical spores to the cell so that its shape is maintained. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसने मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी किसको, सेल को, जिसकी वजह से सेल की शेप जो है वो मेंटेन रहती है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो भी देख लिया हमने, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी देख लिया, उनकी डायग्राम भी देख लिया, और उसके साथ साथ ये फंक्शन पड़ा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की भी डेफिनेशन कर ली ही, सिस्टर ने भी की भी कर लिया, ठीक है। इसने अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है जिसकी वजह से सेल की शेप मेंटेन रहती है। थर्ड वन है राइबोसोम्स। देखें, सेल कंटेन मैनी टीनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नोन एज राइबोसोम। अब सेल कंटेन होता है मैनी टीनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, यदि ग्रेन्युलर छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगा उसे क्या कहेंगे, राइबोसोम्स। प्लाट 1959, ठीक है। अब प्लाट ने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था। देखिए, प्लाट वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टडी देम। प्लाट पहला पर्सन था जिसने इस राइबोसोम को स्टडी किया। कब किया, इन 1955 में। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ एन ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कंपोज होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन से, हेंस दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। अब इसको क्या कहेंगे, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, ठीक है। यूकैरियोटिक राइबोसोम कंपोज होते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन को, अब इसको हम क्या कहेंगे, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। अब अगर आरएनए प्रेजेंट होगा, ठीक है, किस में, राइबोसोम के अंदर, तो उसको क्या कहेंगे, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म। अब राइबोसोम्स टू फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, निसार कर रहा है, एदर फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, फ्रीली डिस्पर्स हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर, या आर अटैच विद आरईआर एज टीनी ग्रेन्यूल, ठीक है, या अटैच हो सकता है किसके ऊपर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, किस तरह, एक टीनी ग्रेन्यूल स्ट्रक्चर की मानत जो हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर देखा है। हमने कहा है कि राइबोसोम एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, फ्री फॉर्म के अंदर भी और उसके साथ साथ अटैच फॉर्म में। फ्री फॉर्म साइटोप्लाज्म में हो सकता है, अटैच फॉर्म में ये आरईआर के ऊपर हो सकता है। अब each eukaryotic ribosome consists of two subunit। अब हर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट होंगे, ठीक है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। द लार्जेस्ट सब यूनिट सेडिमेंट्स एट 60s। अब लार्जेस्ट सब यूनिट सेडिमेंट्स कितना होगा, 60s का होगा। एस मीन स्वीडबर्ग यूनिट बेस इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की बेस पर क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट क्या है, एस है। वाइल स्मॉलर सब यूनिट सेडिमेंट एट 40s। अब ये लार्ज सब यूनिट भी हो सकता है, और लार्ज सब यूनिट का साइज क्या है, 60s है। स्मॉलर सब यूनिट का साइज 40s है। एस क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट है, बेस इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, जो बेस करता है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन पर। अब देखिए, दोनों सब यूनिट मिलकर इन्होंने एटीएस पार्टिकल बनाना है। देखें, 2 सब यूनिट अटैच with each other form ATS particle। अब दोनों सब यूनिट क्या है, अटैच होंगे, इन्होंने एक बड़ा क्या पार्टिकल बनाया, वो पार्टिकल का साइज क्या है, ATS है। अब हमने बात की है कि 60s है और 40s है, लेकिन होना तो क्या चाहिए था, 100s, लेकिन ATS क्या है, क्यों, क्योंकि इनकी आपस में अंदर क्या हो चुकी है कि अटैचमेंट की वजह से ये डिपॉजिट हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल बना है वो ATS का बना है, ठीक है। अब ATS पार्टिकल, अब ये जो पार्टिकल है ये कंट्रोल किस तरह होगा, देखें, दिस अटैचमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। अब ये जो अटैचमेंट होगी ये कंट्रोल होगी किसकी प्रेजेंस से, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंट की मौजूदगी की वजह से। यानी लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट, इसको अटैच करने के लिए मैग्नीशियम आयन चाहिए, ठीक है, वो इसको अच्छी तरह अटैच कर देगा लार्ज और स्मॉल सब यूनिट को, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह।